तो वेलकम है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 1 के पार्ट 2 में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में काम आते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट रूल की, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम मॉड्यूल्स बना के टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा पैरेललिज्म बढ़ जाता है। अलग अलग टीम एक ही टाइम पे काम करती है डिफरेंट मॉड्यूल्स में, तो इससे हमारा पैरेललिज्म बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इफिशिएंटली बढ़ जाती है। अगर एक ही टीम उस पर काम करे तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि ऑथोरिटी होती है हमारी, ऑथोरिटी में आएगा कि राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर आप सीनियर से ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट आप जूनियर से ले सकते हैं। तो हमारे सीनियर पे राइट होता है कि वो जूनियर को ऑर्डर दे सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होती है कि अगर हमारा जूनियर सबऑर्डिनेट जो काम अच्छे कर रहे हैं तो उसके लिए उसे ऑब्लिजाइज करे, उसके लिए उन्हें कॉन्ग्रेट्स करे और उनका मोटिवेशन इंक्रीज करे। बात करें हमारे थर्ड प्रिंसिपल की, थर्ड प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है, जो हमारे सबऑर्डिनेट है उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुपीरियर की, जिससे कि अगर कहूँ आपकी लैंग्वेज है, भाईचारा हमारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ने से हमारी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से हम क्या समझते हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट है वो हमेशा एक ही सुपीरियर से कमांड ले। अगर एक आपकी टीम है तो उसमें एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर हुए, वो अलग अलग अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हमारे जो सबऑर्डिनेट है एक ही सुपीरियर से कमांड ले। और नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या होता है कि जो हमारी सेम कैटेगरी के ग्रुप होते हैं, सेम कैटेगरी होती है, उन्हें एक ग्रुप में हम बना ले, एक ग्रुप में टीम बना ले। हर ग्रुप एक मैनेजर के कंट्रोल में हो। फ्रंट एंड अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो फ्रंट एंड का एक ग्रुप बना देंगे, हम बैक एंड का एक ग्रुप बना देंगे, डिप्लॉयमेंट करने वाली टीम का एक ग्रुप बना देंगे, जिससे हमारी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ चले। लास्ट प्रिंसिपल आता है हमारा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है कि जो हमारे वर्कर्स है, जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन्हें हम टाइमली पे करें। टाइमली पे करने से क्या होगा, उनका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होगा। और इसमें हम हमेशा देखें कि हम फेयर पे कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई दो बंदे एक जैसा काम कर रहे हैं, सेम उनकी क्वालिफिकेशन है, तो उन्हें हम इक्वल अमाउंट पे करें। ये नहीं कि एक को ज़्यादा पे करा, एक को कम पे करा। तो ये हमारा फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिफाइनिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल दैट गाइड प्रोजेक्ट एंड हेल्प मेजर इट्स सक्सेस। मतलब सिंपली हमें अपने गोल्स जो है डिफाइन करने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। अब जब भी बात होती है हमारी ऑब्जेक्टिव की, तो हमारे स्मार्ट क्राइटेरिया हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है, चलो देखते हैं। तो स्मार्ट हमारा कुछ नहीं है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, और आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं तो हमें ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड, नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी। हमारे ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल वेल डिफाइंड, क्लियर होना चाहिए, और उसमें कोई एम्बिग्यूटी के चांस ना हो, मतलब कन्फ्यूजन, एक टाइप की कन्फ्यूजन ना हो। और उसमें हमारे जो क्वेश्चंस है वाट, वैन, हु, वेयर, इन सब के आंसर होने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेजरेबल। मेजरेबल क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम हमारी ट्रैक्ड और इवेल्युएट होते रहे, जिससे कि हम उससे कॉस्ट, अपने रिसोर्स यूटिलाइज अच्छे से कर पाए। लास्ट आता है हमारा अचीवेबल। अचीवेबल क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो रियलिस्टिक हो और अटेनेबल हो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट में। ये नहीं कि अगर आपका बजट 1 लाख का, आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट आप 1 करोड़ का बना लो, नहीं। आपको रीजनेबल होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। और प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट मतलब उस रिसोर्स, जो भी आपने कंस्ट्रेंट में क्या आ जाएगी, जो आपके रिसोर्स है, टाइम कंस्ट्रेंट, उसके हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट हो वो हो। लास्ट फोर्थ आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कोई ना कोई पर्पस सॉल्व कर रहा हो। ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बना दिया वो कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं कर रहा, जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, तो वो कोई पर्पस सॉल्व कर रहा हो। एंड लास्ट आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या होता है कि वो उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि उस डेडलाइन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट तो बनाने के शुरू कर लिया, अब वो आपका कई सालों तक बनता जा रहा है और उस टाइम पे
आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और उस साल कुछ साल बाद उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और आपका प्रोजेक्ट ना बने, तो उसका एक टाइम बाउंड है, उस टाइम बाउंड में आपको अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। तो टाइम फ्रेम की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं। तो गाइज़ वो थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने उन्हें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया। वैसे मेरा मकसद है कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अभी आपको मैं डिस्क्राइब करूं और ये आपको मैं सारे टॉपिक आपको शॉर्ट में बताऊंगा, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने कॉलेज के नोट्स को भी गो थ्रू हो जाए, जिससे कि आपको कंटेंट पता चल जाएगा कि आपको क्या एग्ज़ाम में लिख के आना है। वैसे आइडिया देने के लिए मेरे नोट्स सफिशिएंट है। तो अब बात करें मैनेजमेंट कंट्रोल की। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है? मैनेजमेंट कंट्रोल का एम होता है कि हम अपने जो गोल को अचीव कर ले विद इन सेट टाइम टेबल, मतलब विद इन टाइम में हम अपने गोल को अचीव कर ले। तो इसकी ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो हम टाइम टू टाइम अपने जो प्रोजेक्ट है उसे मॉनिटर करते रहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते रहते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो हमने एस्टिमेट लगाया था, यहाँ पे मान लो कि हम इसमें करते हैं कंपेयरिंग एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस की, इस टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पहुँच जाना चाहिए था और अभी हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है। तो हम टेस्ट करते हैं, हम जितना हमने एस्टिमेट लगाया था उससे अब आगे हो चुके हैं या अभी पीछे ही चल रहे हैं। तो यही हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एम क्या है? तो एम क्या है? फाइंड बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कि रिसोर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखना है जिससे हम अपना उद्देश्य गोल को अचीव कर पाए। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, अब हमें कैसे उन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे उनमें रिसोर्स हमें यूटिलाइज करने हैं जिससे कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो और टाइमली हमारा उस हिसाब से उनके डेडलाइन के हिसाब से वो कंप्लीट हो और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और बजट हमारा डिक्रीज रहा है और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन पूरा हो। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, बजटिंग एंड शेड्यूलिंग एंड अदर मेजर कंपोनेंट्स, वही बात है जो मैंने आपको बताई है। इनहेंस एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट, इससे हमारी जो एबिलिटी है बढ़ जाती है कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स इसकी ये है, पहला आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या है? कि हम प्लान के साथ चलते हैं। इसमें रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, हमारे रिसोर्स अच्छी तरीके से यूज़ होते हैं हमारे एफिशिएंटली। रिस्क मैनेजमेंट हमारा जो प्रोजेक्ट फेल को प्रिवेंट करता है, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट होता है। और वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट हमारी एफिशिएंटली यूज़ होती है, कम कॉस्ट में ज़्यादा काम मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एवल्यूशन टेक्निक। तो कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक्स में क्या आता है? डिटरमाइन इफ द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटवेट इट्स कॉस्ट। बेनिफिट को आप कैसे कर सकते हैं? बेनिफिट आप रिटर्न की तरह ले सकते हैं, कॉस्ट आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हैं। मैंने लिखा और हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा बेनिफिट है यानी कि रिटर्न, वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या नहीं। तो इसके मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं। 4 तरीके की टेक्निक होती है, ऐसे तो बहुत तरीके की होती है पर 4 तरीके की मेन है। पहले आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट हमारा हमेशा प्रोजेक्ट के एंड में देखा जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम बीच में एवलेट नहीं कर सकते, हम एंड में देखते हैं प्रोजेक्ट के कि हमने कितना स्पेंड करा था और कितना हमें इन्वेस्टमेंट मिला है। उसका डिफरेंस कि हमने 100 स्पेंड करा था और हमें 1000 रुपये रिटर्न मिले, तो नेट प्रॉफिट हुआ 1000 माइनस 100, 900 का हमें नेट प्रॉफिट हुआ। तो सेकंड आता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड जिसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पे बैक हो जाए। यानी कि अगर आपने 1000 आपने इन्वेस्ट करा है तो कितने टाइम में आप वो 1000 वापस रिटर्न कर सकते हो। तो वो टाइम पीरियड होता है हमारा पे बैक पीरियड। और थर्ड आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो गाइज देखना। इसका मतलब है हाउ मच प्रॉफिट यू कैन एक्सपेक्ट रिलेटिव टू मनी यू इन्वेस्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी देखी जाती है कि ये मतलब प्रिडिक्ट करती है, एक टाइप से प्रिडिक्ट करती है कि आप आने वाले समय में कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला देखो तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने इन्वेस्ट करा 10,000 और प्रॉफिट आपका आया 2000 1 ईयर में। 1 ईयर का मानते हैं, 1 ईयर में, तो 1 ईयर में हमने माना है। तो अगर हम इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो यह है 20%। इट्स मीन्स कि आपने 1 साल में हर 1 रुपये में 20 पैसा आपने प्रॉफिट कमाया। तो इससे आप
प्रिडिक्ट कर सकते हो आने वाले साल में आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो फोर्थ आता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो चलो इसे भी बताते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट टू इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली है कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो और आरओआई की मदद से आप निकाल सकते हो कि आपका फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलने वाला है या कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एफिशिएंट, आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है CF कैश फ्लो डिवाइड बाय 1+R की पावर 1 प्लस CF2 1+R की पावर 2। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो CF होता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो के दो टाइप होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब कि कैश आपके पास कितना आ रहा है एक टाइप से रिटर्न के टाइप में, और आउटफ्लो कि आप कितना इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, ये आपका होता है कैश फ्लो। तो इसमें आपका इनफ्लो आउटफ्लो आएगा कि आपको बाद में पता चलेगा अगर पॉजिटिव में आपकी वैल्यू आई तो आप कुछ आगे जाके कमाने वाले हो, अगर नेगेटिव में वैल्यू आई तो इसका मतलब आप कुछ लूज़ करने वाले हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अभी ठीक नहीं है। और R डिस्काउंट फैक्टर होता है। अब डिस्काउंट हम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ जो हमारी मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहती है। जैसे कि आप देखोगे आज से 15-20 साल पहले 1 रुपये की कितनी वैल्यू थी, लेकिन आज 1 रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो इसलिए हम आर डिस्काउंट फैक्टर एक यूज़ करेंगे कि आने वाले टाइम में कि जो भी हम मनी लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होने वाली है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ आपको इसे मैं समझाता हूँ। तो मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख की और आपका हमने डिस्काउंट फैक्टर ले लिया 10%, यानी कि 10% से जो आपकी वैल्यू है मनी की वो डिक्रीज़ होने वाली है। तो हमने पहले ईयर का एस्टीमेट लगाया कि हम पहले ईयर में हम 30,000 प्रॉफिट कमा ले 30,000 रुपीज़ कमा लेंगे, ईयर 2 में हम 40,000 कमा लेंगे, ईयर 3 में हम 50,000 कमा लेंगे। तो ये हमारी ऐसी कैश फ्लो की वैल्यू है। तो चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली 1 प्लस हमने यहाँ पे 0.10 लिखा 10%, एंड नेट प्रॉफिट वैल्यू निकाल के हमारी आई -1036। नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट इज नॉट जनरेटेड इनफ कैश फ्लो, यानी कि हमारा कैश का आउटफ्लो तो हो नहीं रहा, इनफ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमारी बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो इससे हम पहली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी या नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एसेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। अभी आपको दो कीवर्ड आप याद कर लो, मैं आपको इनका मतलब बताता हूँ। एसेसिंग मतलब एनालाइजिंग, और मिटिगेटिंग मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। तो ये इसका प्रोसेस होता है। रिस्क मैनेजमेंट जब भी आए आपको एक चार्ट बना देना है और यही चार्ट आपको समझा देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट के दो टाइप होते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट रिस्क करते हैं इसमें कि हम रिस्क कहाँ है, रिस्क क्यों है। और रिस्क कंट्रोल में हम उसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके प्रति एक्शन लेते हैं कि हम उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सके, मान ली कि मिनिमाइज कर सके, और कैसे मैनेज कर सके। तो रिस्क असेसमेंट के आपके 3 पार्ट है, रिस्क कंट्रोल के भी आपके 3 पार्ट है। तो चलो 1 बाय 1 इन्हें पढ़ते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहला आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क दैट कुड अफेक्ट प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारी प्रोजेक्ट में बाधा लाने वाले हैं। हम ऐसे आने वाले रिस्क की एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से हमारे रिस्क आने वाले हैं, उस लिस्ट को हम मेंटेन करते हैं। सेकंड आता है हमारा रिस्क एनालिसिस। बात करें रिस्क एनालिसिस में, रिस्क एनालिसिस में हमारा क्या होता है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, दे नीड टू एनालाइज टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। उस रिस्क का नेचर क्या, कोज क्या, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं। ये हम 2 बेस पे डिसाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम उसके न्यूमेरिक डाटा के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि भी न्यूमेरिक डाटा हो सकता है कि कितनी बार उसके आने से प्रॉब्लम हुई है और उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ ऐसे। क्वालिटेटिव एनालिसिस अब एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं जिन्हें उस रिस्क के बारे में पता होता है कि कोई भी अगर रिस्क आने वाला है तो उसे कैसे हैंडल करना है। रिस्क नेक्स्ट आता है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। रिस्क प्रायोरिटाइज में क्या करते हैं, हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं उसके सिग्निफिकेंस और उसके इम्पैक्ट के बेस पे, और जो हाई रिस्क है हमारा उसके प्रति हम जल्दी से इमीडिएट एक्शन लेते हैं। तो बात करें नेक्स्ट रिस्क कंट्रोल की। रिस्क कंट्रोल मैंने आपको बताया कि हम जो रिस्क है उसमें एक्शन लेते हैं और रिस्क के कोरिस्पोंडिंग कोई एक्शन लेते हैं, उसे मैनेज करते हैं, मिटिगेट यानी कि उसे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला होता है रिस्क प्लानिंग। रिस्क प्लानिंग क्या होता है, प्रोड्यूस अ प्लान एंड डीलिंग विद ईच रिस्क। प्लानिंग में सिंपली जो हमने लिस्ट बनाई थी रिस्क की, हम उन हर रिस्क के
प्रति एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि हम उन रिस्क से कैसे ओवरकम कर सकें। तो नेक्स्ट आता हमारा रिस्क मॉनिटरिंग, कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन रिस्क टू डिटेक्ट एनी चेंजेस और न्यू रिस्क। तो हम रिस्क को बार बार मॉनिटर करते रहे कि अपने प्रोजेक्ट को अगर कोई भी रिस्क आता है तो हम इमीडिएट एक्शन ले सके उस पर। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क रेजोल्यूशन। रिस्क रेजोल्यूशन क्या होता है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। तो यही हमारा पार्ट होता है जिसमें हम उन रिस्क के कोरिस्पोंडिंग एक्शन लेते हैं जिससे कि वो मिनिमाइज हो जाए और उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। रिस्क को हटाना तो बहुत चैलेंजिंग होता है पर मिनिमाइज करना उसका एक सबसे बढ़िया आइडिया रहता है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? इज़ अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट। तो सिंपल ये कि हमें ऑब्जेक्ट जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम उसकी हम कैसे प्लानिंग करते हैं, वो स्ट्रेटेजी हम डेवलप करते हैं कि उसका कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे जिससे कि हमारे जो गोल है और ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा है प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट। तो ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी है कि हम प्रोजेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज करें, जो हमें अर्जेंसी के बेस पर हम उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं। जो से जल्दी हमें प्रोजेक्ट की नीड है हम उसे पहले बनाएंगे और पहले एवेल्यूएट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग में आपको मैं हमेशा बता चुका हूँ, जहाँ पे भी प्लानिंग वर्ड आ जाए तो उसमें आप तीन कीवर्ड्स जरूर देख लेना, गोल्स, टास्क, टाइमलाइन एंड रिसोर्स। सॉरी, 4 कीवर्ड जरूर देख लेना। तो प्रोसेस ऑफ डिवाइनिंग प्रोजेक्ट गोल्स, प्रोजेक्ट की क्या क्या गोल्स होएगी, हम ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग में पहले से ही कंसीडर करते हैं कि क्या क्या गोल्स होने वाले, क्या क्या वो टास्क परफॉर्म करेगा, क्या उसकी टाइमलाइन होने वाली है, क्या टाइम कॉन्स्ट्रेंट होगा, किस टाइम के अंदर उसे हमें बनाना है और क्या क्या हमारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसकी हेल्प से फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो लास्ट हम देखते हैं इसकी लास्ट लाइन, आउटलाइन द स्टेप टू बी टेकन, एस्टिमेट एफर्ट्स एंड कोस्ट। तो इसमें हम ये भी डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा जो एफर्ट है वो कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको दो पार्ट में एसपीएम की यूनिट 1 कंप्लीट करा दी, सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं। और एक एडवाइस ये भी रहेगी कि अगर आपके पास एक दिन का भी टाइम है तो इन नोट्स के साथ साथ आप एक बार अपने कॉलेज नोट्स को भी गो थ्रू हो जाए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको कंटेंट एग्जाम में लिख के आना है। वैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जैसे कि ये था, मैंने इन्हें थोड़ा डिटेल में बताया है, शॉर्ट नोट्स, इसलिए मेरे 5 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बने हैं। तो गाइज थैंक यू और वीडियो को लाइक कर देना। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे मैंने इससे भी शॉर्ट नोट्स अपलोड करे हुए, वो सिर्फ 1 पेज में पूरी यूनिट के, वो आपके रिवीजन के वक्त काम आएंगे। थैंक यू गाइज।